Prism is a homogeneous, transparent medium bounded by two triangular surfaces and three rectangular faces. A prism is a homogeneous, transparent medium bounded by two triangular faces and three rectangular faces. फिगर आपके पास है, आपके बुक में फिगर दिया हुआ है. देखो आप, ये क्रॉस सेक्शनल फेस है ना, ए बी सी एंड डी ई एफ, दे आर इक्वल ट्रायंगल्स, आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है दो. ध्यान दो जरा. अब ए बी ई डी, ए सी एफ डी, इसे रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म कहते हैं. और बेस है बी सी एफ ई, ये बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया. बेस ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एज ए सी एफ डी एंड ए बी ई डी. बेस ऑफ द प्रिज्म यूजुअली ग्राउंडेड होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, है ना. चाहे ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो. अ प्रिज्म इज ए होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय at least two surfaces inclined to each other at some angle, है ना. अब देखो जरा, एक फेस है इसमें ए सी एफ डी, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म. रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं, है ना. रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, है ना. अब लाइन एडी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को मिला रहा है ना, इसे बोलते हैं एज ऑफ द प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग एज ऑफ द प्रिज्म. अब देखो सब लिखा हुआ है. बेस बताया आपको, बी सी एफ डी इज बेस ऑफ द प्रिज्म, यूजुअली ग्राउंडेड होता है, इसका कोई यूज नहीं है ना. अब ध्यान दो जरा, ये प्रिज्म बस 3 डायमेंशनल फिगर है. प्रिज्म जब आप रे डायग्राम बनाओगे, जो आपको पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपली एक क्रॉस सेक्शन यहां से ले लेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी आएगा एंड ट्रायंगल एबीसी रिप्रेजेंट्स द प्रिज्म. हम वहीं से आगे बढ़ते हैं. एबीसी रिप्रेजेंट्स अ प्रिज्म. अ रे ऑफ लाइट ओपी, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट है, सिंगल कलर का है, ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास at surface AB is the surface separating air and glass. At surface AB, refraction will take place. The ray is traveling from a rarer to denser medium. It will bend towards the normal. Normal is PN. PN is the normal. It bends towards normal. आपके बुक में फिगर दिया है, सेम फिगर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बुक भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो आप. And the PQ is the refracted ray. Okay, you know, angle made by incident ray with normal is called angle of incidence. This is angle of incidence, I1. Refracted ray PQ makes angle, this angle R1 with the normal. This is angle of refraction. Okay. Now the refracted ray PQ strikes the surface AC and it travels from glass to air, denser to rarer medium, at an angle of incidence R2. R2 is the angle of incidence, R2. Okay, it bends away from normal because the ray of light is traveling from denser to rarer medium, glass to air. Therefore, it bends away from normal, and this is the angle of emergence, I2. Angle of emergence, I2. ठीक है ना? Okay, तो समझ गया आप. इंसिडेंट रे इज ओपी एट इंटरफेस AB. At interface AB, incident ray is OP, है ना. Refracted ray is PQ. Refracted is PQ. Angle of incidence equal to I1. Angle of refraction equal to R1. Okay.
अब देखो आप, फॉर सेकेंड सरफेस यदि, फॉर सरफेस एसी, इंटरफेस कहते हैं सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया को, तो इंटरफेस कहना भी सही है, और सरफेस है प्रिज्म का तो सरफेस कहना भी सही है, दोनों कर सकते हो आप, है ना। लेकिन एक ही लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां भी सरफेस कह देते हैं, आपको डिफरेंस नहीं लगेगा दोनों में। तो फॉर सेकेंड सरफेस एसी, है ना। देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to R2. Refracted ray PQ becomes incident ray for the surface AC. Therefore, angle made by the incident ray PQ with normal QN is R2, and this is angle of incidence. Angle of refraction I2. अब देखो आप, ये इंसिडेंट रे ओपी है, यदि ये प्रिज्म नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म, in absence of prism, ray OPML straight आगे निकल जाता, and due to prism refraction takes place, bending takes place, and the ray emerges as QR. तो ऐसा करते हैं हम कि इंसिडेंट रे ओपी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इमर्जेंट रे क्यूआर को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, है ना। एंड द एंगल LMR, दिस एंगल is called angle of deviation. This is called angle of deviation delta. Angle of deviation delta, है ना, यह है एंगल LMR। तो टर्म सारा समझ गए कैसे क्या है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म जरा, एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, सब डिफिनेशन का बुक में दिया है। सिंपली द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड and the emergent ray produced backward is called angle of deviation. Incident ray OP forward direction में प्रोड्यूस करो और emergent ray QR को backward direction में प्रोड्यूस करो, ये जो एंगल बनेगा ना, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमको कुछ रिजल्ट प्रूफ करने हैं इसके लिए, है ना। पहला रिजल्ट है, पहला प्रूफिंग हम ये करेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2। इस पर बहुत सिंपल बेस न्यूमेरिकल्स पहले भी आया है, बहुत आसान आसान, हम कुछ समझा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल दे देंगे आपको, बनाओ घर पे आप। दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। ये करना है तुम लोग को, ये देखते हैं हम लोग, देखो जरा, देखो आप, ये नॉर्मल है ना, ये भी नॉर्मल है, एक क्वाड्रिलेटरल है APNQ, देख रहे हो आप इसे, इन क्वाड्रिलेटरल APNQ, है ना। देखो एंगल APN 90 डिग्री होगा, बिकॉज PN नॉर्मल है सरफेस AB पे, और एंगल AQN इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज QN इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस AC, है ना। तो एंगल APN इक्वल टू एंगल AQN इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल PAQ, एंगल PNQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यार, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो ये एंगल 90, ये 90, तो रिमेनिंग जो दो बच गया, इसका सम कितना होगा, 180। कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल का साइन देके लगा दिया, एंगल्स हो गया शॉर्टकट में, एंगल्स ऑफ अ
क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल PNQ प्लस PAQ, यही ना है एंगल ऑफ द प्रिज्म ए, और हमको ये प्रूफ करना इसमें ए चाहिए, है ना। तो PNQ यहां पर सीधे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। दिस इंप्लाई देयरफॉर एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, है ना। ये होगा इक्वेशन आपका 1। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखो जरा, इस फार्मूले में हमको ए है और R1 R2 है। R1 R2 इस ट्रायंगल में आया है ना, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल PNQ देखो आप, R1 प्लस R2 प्लस एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत छोटा हो गया, पढ़ लोगे इसे, बोलो पढ़ लोगे ना। देखो यार, ठीक है। तो देयरफॉर एक काम करते हैं हम, ध्यान दो जरा, हमको यहां पे ए चाहिए, R1 R2 भी चाहिए, PNQ नहीं चाहिए, है ना। तो PNQ के यहां बनाए ना सब्जेक्ट फार्मूला, इसे वैल्यू पुट कर दो यहां से लेकर के, है ना। तो देयरफॉर R1 प्लस R2 प्लस PNQ का वैल्यू कितना है 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, है ना। दिस इंप्लाई दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस ए, है ना। इससे दोनों को इधर ले जाएंगे, ये कैसे हुआ, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने प्रूफ किया है ना, ये इसका वैल्यू पुट किया है यहां से, PNQ इक्वल टू 180 माइनस ए यहां से, है ना। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर रिजल्ट क्या मिलेगा एट द सेकंड सरफेस। अब कोई डाउट नहीं इसमें, क्लियर हो गया ना। आपको प्रूफ करना है ये सेकंड एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, ये प्रूफ करना है। अच्छा देखो जरा, यहां पे एक ट्रायंगल है PMQ, है ना, PMQ। इसमें एक बात ध्यान दो जरा, पहले यहां समझो आप। हम मान लेते हैं ये एंगल 1 है, हो गया, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। ये एंगल 2 है ना। तो एक बात बोलो जरा, सोचो आप जरा, यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो I1 आप प्लस I1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 आप प्लस R1 होगा, एंगल 1 प्लस R1 इक्वल टू I1 हो जाएगा। देयरफॉर R1 क्या होगा, या 1 निकालो ना, एंगल 1 कितना होगा, I1 माइनस R1 होगा। तो ये एंगल निकल गया ना, I1 माइनस R1। अब इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिख दिया था हमने, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं यहां पर I1 माइनस R1। समझा गया कैसे होगा। सिमिलरली देखो यहां पर जरा, ये एंगल जो है, ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 आप प्लस R2 इज इक्वल टू I2। तो एंगल 2 कितना होगा, I2 माइनस R2 होगा ना, ठीक है। तो इसको भी समझ गया, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं इसको। यहां पर ये एंगल होगा कितना, I2 माइनस R2। ये दोनों बात समझ गया, है ना। अब यहां सीधे आ जाओ, अलग लिख लेना, इसको ऐसे जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया हमने, एग्जाम में लिखने जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में प्रूविंग जो है ना, पहले तो नहीं आता था, अब कहीं कहीं 1-2 मार्क्स का देता है लोग, 11th 12th में खूब आता है ना। कंसेप्ट लेवल जो हो रही है, डनवास्को के
एग्जाम से देते हैं वो लोग प्रूविंग, है ना, जो एग्जाम प्री बोर्ड वगैरह का आता है उसमें दे देते हैं, और बोर्ड एग्जाम भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत पूछता है, तो ये जानना चाहिए। तो आप सीधे लिख सकते हो इसको इतना और इसको इतना, हो गया। अब यहां देखो, इन ट्रायंगल PMQ, PMQ, देखो ये एंगल है एंगल MPQ प्लस एंगल MQP, है ना। ये बराबर होगा एंगल LMQ के, है ना। देखो ये ट्रायंगल है MPQ, इस साइड को आगे बढ़ा दिया गया, तो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, है ना। तो दिस इंप्लाई दैट एंगल MPQ कितना है, I1 माइनस R1, है ना, I1 माइनस R1 प्लस एंगल MQP, यही था 1 क्या था, MPQ था, और 2 क्या था, MQP था। क्लियर हो गया ना। तो ये होगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2, और ये इक्वल होगा कितने के, डेल्टा के, है ना। तो दिस इंप्लाई दैट I1 प्लस I2, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और माइनस माइनस है ना, तो यहां ब्रैकेट ले तो क्या आएगा, R1 प्लस R2, ये इक्वल कितना होगा, डेल्टा। ठीक है ना। समझ रहे बात अपना, ये माइनस माइनस होगा, ब्रैकेट लोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। अच्छा हम लोग अभी, लेकिन हमने क्या प्रूफ किया है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रूफ किया था ना यहाँ पर हम लोग कि A इक्वल टू R1 प्लस R2, अभी प्रूफ किए हम लोग, है ना। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो दिस इंप्लाई दैट I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, A प्लस डेल्टा, A प्लस डेल्टा। बस यही हमको प्रूफ करना था। ये हो गया ना प्रूफ। ठीक है, A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2। एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। हो गया। चलिए इस पे फैक्टर्स जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, देखो जरा पहला, तो ये डिपेंड करेगा पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो क्लास एकदम मिस नहीं करो, इस बात की गारंटी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम पढ़ाते हैं आप पढ़ लो एक बार, घर जाकर रिवाइज करो एक बार, उसे बीच में रिवाइज करते रहो, जब भी आप रिवाइज करोगे ना वो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। क्लास छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन क्लास हो चाहे जो भी क्लास हो, तुम्हारा जब कोई फर्दर एग्जाम होगा ना तो वहां सारे बच्चे रहेंगे, तुमसे सीनियर भी और जूनियर भी, तो छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है। जहां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं वो छोड़ दो, बात अलग हो गई, लेकिन जो काम का चीज होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान दो यार। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है,
एंगल ऑफ डेविएशन को वाई एक्सिस से प्लॉट किया गया है ना। तो क्या होता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज। देखो यहाँ ये मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज करो इतना गंदा कर रहे हैं, ये ऐसे है, मान लो ऐसे, है ना। तो डेविएशन का एंगल इतना है। अच्छा इसको बढ़ाओ, देखो एंगल बढ़ा ना, एंगल बढ़ा तो डेविएशन का एंगल क्या होगा, अब घटेगा, डिक्रीज करेगा। मान लो हम यहाँ आ गए, है ना, अब डेविएशन का एंगल क्या होगा, अब काफी कम हो जाएगा, है ना, है ना। तो देखा आपने कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज। लेकिन ये होगा अब टू अ सर्टेन लिमिट। अब इसके बाद क्या होगा कि विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेज। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर बढ़ा दिए, अब डेविएशन का एंगल क्या होगा, फिर बढ़ जाएगा ना, फिर यहाँ बढ़ा दिए, ये बढ़ जाएगा। देख रहे हो आप इसे, तो एक ग्राफ आपके बुक में दिया है, आप ध्यान से देख लोगे, सिंपल सी बात है। विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फर्स्ट द एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज एंड रीचेज टू अ मिनिमम वैल्यू, है ना, फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। By further increasing the angle of incidence, angle of deviation also increases. पहले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, या डेविएशन का एंगल डिक्रीज करेगा, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू के लिए यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू होगा डेविएशन का। अब इसके बाद फर्दर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करोगे तो डेविएशन का एंगल भी इंक्रीज करते चला जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ गए इसे आप। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस का ये वैल्यू है, देख रहे हो आप ना, और इसके लिए डेविएशन का वैल्यू मिनिमम है। डेविएशन का वैल्यू क्या है, मिनिमम है ना। तो इसे बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। ये क्या हुआ, डेल्टा मिनिमम। फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, है ना। तो द मिनिमम डेविएटिंग एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। द पोजीशन ऑफ द प्रिज्म इन व्हिच the incident ray suffers minimum deviation is called position of minimum deviation. प्रिज्म के पोजीशन को क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मान लो आप प्रिज्म जो है ना किसी सरफेस रखा हुआ है और नीचे स्क्रू लगा है, आप उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके प्रिज्म में थोड़ा टिल्ट कर सकते हो ना। ऐसा करके जब देखोगे कि मिनिमम डेविएशन मिल रहा हो, है ना, तो उस वक्त हम कहेंगे कि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान, मिनिमम डेविएशन by an equilateral prism। इक्विलैटरल प्रिज्म कहते हैं ऐसा प्रिज्म जिसका ईच एंगल जो है ना 60 डिग्री हो, तो उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल भी क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दो जरा, यदि प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रखा हुआ हो तो इतनी बातें होंगी, ध्यान देना। पहला I1 इक्वल टू I2, I1 इक्वल टू I2, माने मिनिमम डेविएशन पोजीशन में यदि प्रिज्म है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ। इसे मान लेते हैं कि I है, I दोनों इक्वल है, मान लो कि I है ये, है ना। तो अब फार्मूला आपका क्या था, पहला A इक्वल टू, चाहे ऐसे लिखो, A प्लस डेल्टा, कितना था, I1 प्लस I2 था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस था। तो देयरफॉर हटाओ इसे, तो ये कितना होगा, I प्लस I, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन ऑफ द प्रिज्म
ये क्या होगा 2i, है ना। तो i निकल लो गया a प्लस डेल्टा मिनिमम अब बाई 2। क्लियर हो गया फॉर्मूला ये, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, ध्यान दो जरा आप कि एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म चाहे ऐसे कहो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस AB is equal to angle of refraction on surface AC. That is R1 equal to R2, R1 equal to R2। चलो चलिए है the refracted ray becomes parallel to the base of the prism, है ना, parallel to the base of the prism। That is, वो फिगर जो था मिटा दिया मैंने, उस फिगर में देखो, देख लोगे आप PQ पैरेलल BC, है ना, फिगर देख लो अपना बनाया हो गया PQ पैरेलल BC, है ना। तो मिनिमम डेविएशन पोजीशन में इतनी बातें होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AC दैट इज R2। और तीसरी बात, the refracted ray becomes parallel to base of the prism, PQ parallel BC, okay। A ray of light incident at an angle of 48 degree on a prism of refracting angle 60 degree, वहां पर अपने से ऐड कर लेना prism of refracting angle 60 degree या equilateral prism, इक्विलैटरल प्रिज्म का तीनों एंगल इक्वल होगा और तीनों का सम 180, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, एक ही बात है। सफर्स मिनिमम डेविएशन, कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको बताना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो देखो इस क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 48 डिग्री है, एंगल कितना है 48 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको निकालना है कि मिनिमम डेविएशन का एंगल क्या होगा, है ना। प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन रखा जाए तो एंगल क्या होगा ये आपको निकालना है। क्लियर है बात? अच्छा ध्यान दो जरा, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम का मतलब फॉर मिनिमम डेविएशन, आपको मालूम है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म, बता चुके हैं। ये आई मान लेता हूं मैं, और आपको फार्मूला याद होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस ये डेल्टा, ये क्या था I1 प्लस I2, एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। तो A प्लस डेल्टा मिनिमम ये होगा, डेल्टा मिनिमम के लिए तो I1 I2 सब इक्वल है, तो I प्लस I, है ना, 2I। यदि फार्मूला आपको नहीं याद हो तो फार्मूला ड्राइव किया है, याद है तो अच्छी बात है। तो I कितना होगा A प्लस डेल्टा मिनिमम, कहीं गड़बड़ हो रहा है, रुको जरा, हम फार्मूला डायरेक्ट ले दिए हैं, वो है नहीं, हम तो इसे ड्राइव कर रहे हैं ना, सॉरी। देखो यहाँ, तो डेल्टा मिनिमम होगा 2I माइनस ए, है ना, तो 2 इंटू 48 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना, ये हो जाएगा कितना 96 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये होगा 36 डिग्री। क्या हो गया, कितना होगा 36 डिग्री होगा, है ना। जरा इसको हम लोग इस फिगर में देखते हैं, देखो यहाँ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये 48 डिग्री है,
क्लियर हो गया? तो एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 ये भी 48 होगा, है ना? और एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे प्रोड्यूस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इमर्जेंट रे प्रोड्यूस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये हुआ आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, है ना? ये डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 36 डिग्री। कितना निकाला है? 36, है ना? तो ये डेटा यदि इस तरह से रहे तो हम बोलेंगे ना कि ये प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा हम इन डेप्थ जा रहे हैं, उससे उतना आपको क्वेश्चन आता नहीं, समझने के लिए देखो जरा एक सेकंड, ध्यान दो जरा। देखो आप, ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन में रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे अब बेस ऑफ द प्रिज्म पैरेलल होगा ना, तो ये दोनों पैरेलल हो गया। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, है ना? तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा? 120 होगा। देखो तो ये पूरा कितना होगा? 120 डिग्री होगा, है ना? लेकिन ये नॉर्मल है तो ये तो 90 है, तो ये कितना होगा? 120 पूरा है, आइए 90 तो कितना होगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना, 30 डिग्री। अब देखो जरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और ये वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये कितना होगा? 48 माइनस 30, 18 डिग्री। कितना होगा? 18 डिग्री, है ना? ठीक ऐसे ही ध्यान दो जरा, ये पूरा 120 होगा, ये 20 होगा, ये 48 हो जाएगा ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये देखो, ये यहां देखो फिर से, ये 90 पूरा का पूरा 120 डिग्री होगा, चूंकि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, अंदर वाला ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल 18 होगा। तो देखो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो 18 प्लस 18 36 हो जाएगा ना ये, ठीक है? फिगर थोड़ा सा ज्यादा छोटा बन गया है, समझ में आप लोगों के? कोई दिक्कत है? बोलो। सर। है ना? तो ये होगा प्रिज्म जो मिनिमम डेविएशन पोजीशन में होगा, है ना? एक और क्वेश्चन देखो छोटा सा उसमें है, देखो तो, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट व्हिच सफर मिनिमम डेविएशन ऑफ 36 डिग्री। यही क्वेश्चन है, इसको घुमा दिया गया। देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जबकि मिनिमम डेविएशन जो है 36 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो बस फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I मान लेते हैं ना, ये निकालना है हमको, है ना? अब फार्मूला के पास है A प्लस डेल्टा मिनिमम क्या होगा? I1 प्लस I2, ये होगा I प्लस I माने 2I, कितना होगा? 2I, है ना? तो I कितना हो जाएगा? A प्लस डेल्टा, वैल्यू पुट कर दे इसका, चलिए लिख दो A प्लस डेल्टा मिनिमम अब बाई 2, है ना? तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम कितना है? 36 है, 36 अब बाई 2, है ना? कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। ये होगा 48 डिग्री। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो